हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो प्लेटफॉर्म है यूपीएससी हिंदी, इसके माध्यम से हम बिल्कुल ही नई सीरीज लेके आपके सामने आए हैं और इसमें मैं डिस्कशन करूंगा यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि 2011 से लेके और 2019 तक के पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम 2011 से 2019 के पेपरों का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक एक करके डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आने वाले वर्षों में आप जब पेपर देने जा रहे हैं, चाहे 2020 में हो जो कि 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है, या फिर 2021 में हो जो कि 27 जून को प्रस्तावित है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये संसाधन साबित हो सकता है। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो लेक्चर है इसका जो महत्व है, अगर आप देखें यहाँ पे मैं कुछ इस लेक्चर के महत्व के बारे में बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मैं सबसे बेसिक बात करूं कि आप लेक्चर देखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे पहली बात आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसा टेम्परामेंट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम टेम्परामेंट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, किस तरह का टेम्परामेंट होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि आपको ये बात पता चलेगी कि किस तरीके से हम प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं, यानी किस तरह से किन प्रश्नों को एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं और किस विधि से उसको सॉल्व करते हैं। फिर मैं जो तीसरी बात आपको बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म जो आपकी मदद करने वाला है, जो ये डिस्कशन होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक आपका कंटेंट इनरिचमेंट तो ये कराएगा ही कराएगा। तो जो आप कंटेंट है जो यूपीएससी में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो कंटेंट आपका एक रिवाइज होगा कुछ, और आपको मदद करेगा कि आप किस तरीके से जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये देखने का आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मैं सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक है, आपने देखा होगा 2018 में मैंने अपने मार्क्स दिखाए थे। यूपीएससी प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स 128.66 थे और कट ऑफ जबकि 98 था, तो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे हमें पता चलता है कि वाकई में एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, यूपीएससी किन क्वेश्चंस को पूछती है, और हम इधर उधर की जो बेकार की चीज़ें हैं वो पढ़ने से बच जाते हैं। ठीक है, तो हम यही प्रयास करेंगे इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि जल्दी से जल्दी यूपीएससी से पहले ही अधिक से अधिक सब्जेक्ट का डिस्कशन यहाँ पे किया जा सके। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण सूचना, आप अगर हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9711143850। यहाँ पे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मैसेज भेज के अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और मैं पहले बता दूं, जैसा कि आपने देखा होगा 2021 में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग के लिए तो खास तौर पे यूपीएससी ने लगभग 2 महीने का ही समय दिया है। यानी 27 जून को प्रीलिम्स का पेपर है और 17 सितंबर से मेंस प्रस्तावित है। इस बार आप देखे होंगे हर बार यूपीएससी लगभग 1 महीने अधिक टाइम देती थी और इस बार यूपीएससी टाइम घटा रही है। तो मेरा यही अनुरोध है कि मेंस की प्रैक्टिस करते रहें। और अभी मैं डिस्कशन करूंगा तो भी इस बात को आप समझ पाएंगे कि मेंस की जब हम तैयारी करते हैं तो किस तरह से वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम बिना देर के सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। चूँकि ये पहला लेक्चर था तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, और आने वाले लेक्चर में मैं सीधे शुरुआत करूँगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन हमारा जो आज पहला डिस्कशन का होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जैसे उद्देशिका है, मूल अधिकार है, इसी तरीके से आप देखेंगे लाइन से मूल कर्तव्य है, ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। इस तरीके के टॉपिक वाइज आपके सामने क्वेश्चंस हैं और मैं प्रयास करूंगा, ठीक है, करीब लगभग 100 प्रश्नों से ऊपर ही प्रश्न है पिछले आप देखेंगे 10 साल में, 2011 से लेके हम कोशिश करेंगे 2019 तक के जो प्रीलिम्स के पेपर आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन और जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है, वो किस तरीके से करना चाहिए। तो सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ूंगा उसके बाद समझाऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकूं। मैं सीधे प्रश्न उत्तर जहाँ पे कुछ खास बातें आपको बतानी होगी वो बताऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग जो करवानी होगी वो करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ठीक है, तो उद्देश्य आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से क्या भारतीय उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना आप पढ़ते हैं, संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो आपको पता होगा विचार की स्वतंत्रता, एक बार सोचिए इसको, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
ठीक है, ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है कि नहीं दिया हुआ है, तो आप इस बात को समझिए। अगर आपने याद किया होगा, संविधान की उद्देशिका में 5 उद्देश्य दिए हुए हैं बेसिकली, जो स्वतंत्रता से रिलेटेड है। 5 उद्देश्य हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे इंग्लिश में याद रख लें। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे याद कर सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम TB, ऐसे शॉर्टकट बना ले और इंग्लिश से याद कर ले। ये बहुत अनिवार्य है इंग्लिश में याद करना, क्योंकि अभी देखेंगे आप प्रश्नों में कई बार जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो इस तरीके से देता है कि आपको लगता है कि सही बात है, ये दिया हुआ है, लेकिन जब आप जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो वाकई में विषय वस्तु में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन को पहले कर लूं, तो आप देखेंगे W से होता है वर्शिप। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तो वर्शिप। इसके बाद मैं बात करूं E से एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप ये समझ सकते हैं, यानी ये भी है। ठीक है, एक्सप्रेशन हो गया। फेथ यानी विश्वास की स्वतंत्रता, यानी ये भी दिया हुआ है। टी से हो जाएगा थॉट मतलब विचार की स्वतंत्रता, यानी ये भी दिया हुआ है। और बी से हो जाएगा आपका बिलीफ। ठीक है, बिलीफ, यहां पे कहीं बिलीफ नहीं है, यानी जो बी ऑप्शन बचा हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता, वही हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो पहले का उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। अब इस बात को समझिएगा, जो आप देखेंगे स्वतंत्रता दिया हुआ है संविधान में, इंग्लिश में लिखा हुआ है स्वतंत्रता, सॉरी हिंदी में लिखा हुआ है स्वतंत्रता, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में वो फ्रीडम ना होकर लिबर्टी दी हुई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। अब आपको जब प्रश्न आए एग्जाम में तो आपको इंग्लिश वाला अवश्य पढ़ लेना है और ध्यान देना है कि लिबर्टी है कि फ्रीडम दिया हुआ है, और उस हिसाब से ये आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझिए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास काफी क्वेश्चंस हैं। सेकंड प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किनमें प्रतिबिंबित होता है, यानी किसमें रिफ्लेक्ट होता है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने क्या सोचकर संविधान बनाया था। तो उसका सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो उद्देशिका होगा, यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं के मत को प्रतिबिंबित करती है। तो एक बात और समझिए, यहीं से अगर मैं यहीं से कुछ बात समझाना चाहूं कि अगर आपको समझ लिए यूपीएससी मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है और भारतीय संविधान की उद्देशिका से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो आप यही आराम से इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं और कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या बताती है, वो संविधान निर्माताओं के मत को बताती है। तो आप यहां से भी अपना इंट्रोडक्शन शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, तो प्री और मेंस हम किस तरह से लिंक करेंगे ये करते चलेंगे। तीसरा प्रश्न 2019 का, तो पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 21 गरिमा के सहित जीवन जीने का अधिकार। अच्छा, जब आप देख रहे होंगे, जब आपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो हो सकता है आप अनुच्छेद 19 में कंफ्यूज हुए हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड आप कंफ्यूज हो गए हो कि भाई हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी ये कहती है कि हम अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकें, ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देती है। तो इस बात को आप समझेंगे कि बात सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक आंसर हो सकता था, लेकिन हादिया केस, अगर आप हादियावाद पढ़ेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने हादियावाद में अपना निर्णय दिया था, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय देते समय अपना जो डिसीजन सुनाया था उसमें कहा था कि जो अनुच्छेद जो हमारे पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षित करता है वो है आर्टिकल 21, यानी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, ये सुनिश्चित करता है, ठीक है, कि हम किसी अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकें। अब हम आते हैं 2018 के प्रश्न पे। ठीक है, तो 2018 का प्रश्न कह रहा है निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। यानी यह बात बोल रहा है कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में संरक्षित है। ठीक है, यानी जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन का सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रावधान निजता के अधिकार को संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, समुचित ढंग से बता रहे हैं। तो देखिए 14 पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। तो इस बात को ध्यान में रखें, आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन उड़ा दे रहा हूं मैं। ऑप्शन बी पढ़ता हूं, अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता का अधिकार, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी नहीं हो सकता। भाग 4 में दिए हुए नीति निर्देशक तत्व नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अधिकार है तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अधिकार नहीं होते हैं। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, तो ये तीसरा आंसर यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 और भाग 3 जो मूल अधिकार का जो पार्ट है, भाग 3 है, वो क्या करता है, वो किस चीज की, जो आप कह सकते हैं राइट टू प्राइवेसी को ये चीज संरक्षित करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2017 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बिल्कुल गलत बात है भाई। अधिकार राज्य थोड़ी ना हमारे ऊपर दावा करती है, मतलब आप समझ सकते हैं मोदी जी हमारे ऊपर दावा थोड़ी ना करेंगे कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 4 अक्टूबर से पोस्टपोन होना चाहिए। ये तो हम एज अ पर्सन हमारी राइट टू हेल्थ के अनुसार हम डिमांड कर सकते हैं कि हमारा राइट टू हेल्थ, जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है गरिमा के साथ, वो कह रहा है, यानी हम राज्य के विरुद्ध मांग कर रहे हैं, ठीक है। हम डिमांड कर सकते हैं कि हमें बचाइए और 4 अक्टूबर को एग्जाम न कराइए, अगर हमें ऐसी डिमांड करनी है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सीधे आप यही पढ़िए, ठीक है। मैं सीधे कोशिश करता हूं कि सीधे जो मेन आंसर है सीधे टू द पॉइंट वहीं पे पहुंचे, जहां पे एलिमिनेशन करना होगा वहां पे एलिमिनेशन करके देखते रहेंगे। तो यहां पे हो जाएगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है, आंसर सी सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखिए, सीधे आप सारे ऑप्शन पढ़िए और यहाँ पे क्लियर है पहला 1, एक बार एलिमिनेट करके भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहला इसका आंसर बिल्कुल सही है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है, यानी जो आपके राइट्स हैं वो आपकी ड्यूटीज के साथ, राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप ड्यूटीज नहीं मान रहे हैं तो आपको राइट मांगने का कोई हक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल में बात करूं, अगर आप 52 सेकंड राष्ट्र के जो राष्ट्रगान है उसके सम्मान में खड़े नहीं हो सकते, तो आपको ये डिमांड करने की राष्ट्र से आपको बिल्कुल हक नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि यार हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अलग अलग तरीके की टुकड़े होंगे, ये वो आप डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इस बात को मैं और थोड़ा सा बताता हूँ, आगे के ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। बी ऑप्शन देखिए एक बार, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, नहीं बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां पर मेरी नाक शुरू होती है, ऐसा स्टेटमेंट होता है। अधिकार व्यक्तिगत हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप देखेंगे पहली बात तो यहाँ पर भी है, कुछ अधिकार सामुदायिक अधिकार भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अनुच्छेद 26 के तहत अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 26 क्या कर रहा है, धार्मिक संप्रदायों के अधिकार की बात करता है, तो ये भी बात गलत हो गई। और समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र नहीं है अधिकार, ठीक है, तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, तो ये भी गलत है। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों बात होना चाहिए। भाई आपका एक व्यक्तित्व है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 51A में बात कही गई है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की, और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना आपके व्यक्तित्व से भली भांति आप कह सकते हैं सहसंबंधित है, ठीक है। तो आप इस बात को यहीं से समझ सकते हैं कि दोनों बहुत जरूरी हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों बहुत जरूरी हैं। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है, तो जो डी स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल गलत बात है। राज्य के स्थायित्व के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई राज्य है भाई, कर्तव्य तो महत्वपूर्ण है ही, बिल्कुल सही बात है। जो नागरिक है अपने मूल कर्तव्य अगर पालन करे तो राज्य स्थायित्व बना रहता है, लेकिन अधिकार भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होता है, निरंकुश शासन होता है, जब अधिकार नहीं होंगे तो निरंकुश शासन होगा, निरंकुश शासन होगा तो उसका विरोध भी उसी हिसाब से हो सकता है। तो राज्य के स्थायित्व के लिए दोनों अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। सीधे तीसरे प्रश्न पे आते हैं 2017 के, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है। तो आपको पता होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है, ठीक है। और 23 और 24 में किसके बारे में बात की गई है, किसके बारे में बात की गई है, मानव और देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी की निषेध करने की बात की गई है, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध करने की बात की गई है, यानी 1 और 4 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। और अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 मैंने ऑलरेडी बता दिया,
अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या है, आर्टिकल 17, और आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप जो 2 एलिमिनेट करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज भी हैं तो भी 2 एलिमिनेट अगर करिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार कि जैसे ही मैं 2 एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है, वैसे ही मेरा आंसर करेक्ट सी अपने आप बचता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसका आंसर सी अपने आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो मूल कर्तव्यों से रिलेटेड प्रश्न शुरू होते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। ठीक है, तो ये देखिए, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, देखिए संविधान में इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी हुई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जिन नागरिकों के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, इसके अलावा कोई विधायी प्रक्रिया आप देखेंगे आर्टिकल 51A में कोई विधायी प्रक्रिया की बात नहीं की गई है। ठीक है, आर्टिकल 51A में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। यह संसद के ऊपर छोड़ा गया कि संसद चाहे तो कानून बनाकर मूल कर्तव्यों को लागू कर सकती है। और आपने देखा होगा कि संसद कई इस प्रकार के कानून बना चुके हैं ऑलरेडी। जैसे मैं बात करूं, जो भारतीय ध्वज है, तो भारतीय ध्वज का सम्मान से रिलेटेड अधिनियम, तो ये सब जो संसद बनाई है वो मूल कर्तव्यों को पालन करने के लिए बनाई है, लेकिन कोई प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं विधिक कर्तव्यों की बात करूं तो जैसे आप देखेंगे आयकर देना, ठीक है, आयकर अधिनियम के तहत एक विधिक कर्तव्य है, यानी व्यक्ति का विधिक कर्तव्य है कि वो आयकर दे। मूल कर्तव्य आप देखेंगे जो आर्टिकल 51A में है वो बहुत ज़्यादा सहसंबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी, और डी आंसर आप करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं 2015 के क्वेश्चन की बात करता हूं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है कि भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें, यह उपबंध किसमें कहा गया है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये जो प्रश्न है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे मूल कर्तव्य इसका करेक्ट आंसर है। और मैं बात करूं भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 क ग की, 51 क ग की, तो उसमें कहा गया है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने। ठीक है, तो ये बात कहा गया कि यह नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बात है, ये कहा गया हमारा मूल कर्तव्य। और आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, अगर मैं बात करूं ऐसे कॉमन सेंस की, ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका दायित्व होना चाहिए। राज्य का दायित्व तो बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है, लेकिन एक व्यक्ति जो राज्य का एक हिस्सा है, एज अ सिटीजन, यह आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। फिर 2012 के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2012 के क्वेश्चन देखिए सीधे सीधे, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए सीधे, अगर मैं स्टेटमेंट 2 पढ़ूं, सीधे स्टेटमेंट 2, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये नागरिकों के मूल कर्तव्य में नहीं है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 51 क के तहत जो मूल कर्तव्य जितने दिए हुए हैं 11 टोटल, इन्हें आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें, यह बहुत ही अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप जो सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, आप ये इस बात को एलिमिनेट कर देते हैं, तो आप जो एलिमिनेट करेंगे तुरंत आपका आंसर बचेगा सी। और आप अन्य स्टेटमेंट अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये भी मूल कर्तव्य है। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयत्न, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हमेशा टैकल करें। पहले देख लें कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करने से सीधे आंसर आ जा रहा है, और उस ऑप्शन को पढ़ के आप एलिमिनेट करने का प्रयास करें। यानी जब मैं प्रश्न पढ़ता हूं तो मैं इसका ऑप्शन भी साथ में देखता रहता हूं, यह आपके अंदर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन 2011 में पूछ रहा है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है, सीधे पहला स्टेटमेंट पढ़िए और यही गलत है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रविधि विकसित करना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी मूल कर्तव्य है। यानी बचा क्या, लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, स्टेटमेंट 1। तो इस बात को समझिए, ये स्टेटमेंट गलत है। नीति निदेशक तत्व विधायिका के कृत्यों को प्रोत्साहित करते हैं, समर्थित करते हैं, न कि निर्बंधित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करूं तो जो हमारा संविधान है वो कहता है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा, यानी ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि विधायिका को आदेश दे रहा है, नैतिक निर्देश दे रहा है कि आप ये सब काम करिए, इसको समर्थन दे रहा है, विधायिका के जो कार्य हैं उसको समर्थन दे रहा है, न कि निर्बंधित कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये भी कार्यपालिका के कृत्यों को भी यह समर्थित कर रहे हैं। जैसे कार्यपालिका कई कदम उठाती है, जैसे आप देखेंगे हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है, जो हमारा भारत देश है वो एक कल्याणकारी राज्य है। और आप देखेंगे इलेक्शन में कई फ्री बाइज बढ़ती हैं, ठीक है, बहुत सारी सामान मुफ्त में बांटे जाते हैं इलेक्शन के दौरान। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैलिडिटी भी बचाए रखी, ठीक है, कि ये कल्याणकारी राज्य होने के चलते संविधान हमारे इसकी जो हमारा राज्य है उसको इस बात की अनुमति देता है। तो यानी वो निर्बंधन नहीं करते हैं, इसको भी प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस बात को देखें। अब मैं बात करूं, ये 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 42वां संविधान संशोधन अवश्य पढ़ लें। ठीक है, ये बहुत ही अनिवार्य है। मतलब अगर मैं बात करूं कि हर बार यूपीएससी कोशिश करती है कि एक आध प्रश्न 42वें संविधान संशोधन से पूछ लेती है। और मैं बता दूं कि इसमें आर्टिकल 43A के तहत जो जोड़ा गया था, इसमें जो है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। तो यानी स्टेटमेंट बी, जो ऑप्शन बी है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये जोड़ा गया था। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 4 नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे। इसको आप CJI से याद कर सकते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समथिंग कुछ ऐसे करके 4 जोड़े गए थे। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। C से मतलब चाइल्ड से रिलेटेड एक प्रावधान, यानी एक बच्चों के स्वस्थ विकास से रिलेटेड प्रावधान था। ठीक है, J से मतलब निशुल्क न्याय यानी जस्टिस से रिलेटेड एक प्रावधान जोड़ा गया था। I से मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड एक प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, तो यानी इंडस्ट्री यानी उद्योग से रिलेटेड, तो देखिए उद्योग मैच कर जा रहा है और यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। E मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं और इस तरीके से चीज़ों को समझकर याद करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे एग्जैक्ट याद रखें कि 42वें संविधान संशोधन में क्या चीज़ जोड़ी गई थी, तो आपको एग्जैक्ट याद होना भी अत्यंत अनिवार्य है। मतलब मैं तो कहूँगा बिल्कुल इसको रट लें, क्योंकि ये काफ़ी जरूरी है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है भाई। कल्याणकारी राज्य कौन बनाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व बनाते हैं। ये करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी इसका आंसर करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। और अगर मैं बात करूं राजनीतिक लोकतंत्र की कौन व्याख्या करता है, तो मूल अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। जबकि जो मूल जो आपके DPSPs हैं, यानी जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये क्या करते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। और ये बात कौन कहता है, हमारा आर्टिकल 37। अगर आप आर्टिकल 37 देखेंगे तो आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य की ये, मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं कि आर्टिकल 37 राज्य को निर्देश देता है, राज्य को निर्देश देता है कि राज्य ऐसे प्रावधान करेगा, ठीक है, कि अपने नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करेगा और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देगा इसके माध्यम से। तो आप आर्टिकल 37 को एक बार देखेंगे। जो सेकंड स्टेटमेंट है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। मूल अधिकार में और इसमें यही अंतर होता है कि मूल अधिकार अगर आपका उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत रिट मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का होना, लागू करना, ये इन्फोर्सेबल आप नहीं करा सकते। ठीक है,
और अगर आप अभी हालिया विवाद देख रहे होंगे जो यूपीएससी पोस्टपोनमेंट की बात की गई है, तो उसमें भी मेन डिबेट का यही मुद्दा है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड डिमांड हो रही है, न कि निर्देशक तत्वों से रिलेटेड डिमांड हो रही है। ठीक है, तो ये करते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन, अब आते हैं हम 2014 के पहले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है? तो कहां उल्लेख है? आर्टिकल 51, जो कि किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपीस के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 51 यही बात कहता है कि राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को, अभिवृद्धि को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो आर्टिकल 51 एक बार देखिए और इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? बी, निर्देशक तत्व हो जाएंगे। 13वें का पहला प्रश्न करते हैं, 2013 का पहला प्रश्न। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ठीक है, तो आप उद्देशिका अगर पढ़ेंगे तो उद्देशिका में भी आप देखेंगे लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट उसमें उद्देशिका में ये दिया हुआ है, अतः उद्देशिका अवश्य पढ़ें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 38(1) आप पढ़ेंगे, उसमें भी यही कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? राज्य क्या करेगा? ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूं, लिखा हुआ है क्लियर, अनुच्छेद 38(1) के तहत क्लियर लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट ओपन कर लिया है सामने। क्लियर लिखा हुआ है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करेंगे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, यह भी लिखा हुआ है। साथ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को भी बढ़ावा देगा, यह भी बात किसमें कही गई है? डीपीएसपीस में कही गई है। इसके अलावा आप उद्देशिका में देखेंगे तो उद्देशिका में भी क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, इसके आगे मैं यहीं पे रोक दे रहा हूं, तो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कौन कर रहा है? बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपीस। और डीपीएसपीस को कहा गया है कि ये देश के शासन के लिए आधारभूत है, यानी राज्य की ये नैतिक जिम्मेदारी होगी, राज्य को नैतिक अनुदेश है कि राज्य इसे लागू करेगा। ठीक है, 2012 का पहला प्रश्न करते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं क्योंकि बहुत टाइम डिले होते जा रहा है। ज़्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर मैं 10 साल के क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 1000 प्रश्न आपके सामने मैं डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा, तो 1000 प्रश्न मुझे भी स्पीड में डिस्कशन करना होगा। तो उम्मीद है कि आप कंटेंट पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल सकता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आपको ये भी बताता है कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि एक टॉपिक से एक बार क्वेश्चन पूछ रही है। अभी देखेंगे विधायिका से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछे हैं, तो ऐसे 2019 में देखिए तो लगातार एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है, पूरे विधायिका से ही पूछ डाले हैं। 2018 में भी आप देखेंगे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये सारे 4 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पूछे हैं ये सब विधायिका सेक्शन से ही उठा के पूछ दिए हैं। तो आप इस बात को भी, पैटर्न भी समझ सकते हैं कि यूपीएससी किस तरह के पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उसी हिसाब से आप टॉपिक को वेटेज दे सकते हैं पढ़ाई के दौरान। तो आज कोशिश करेंगे कि विधायिका निपटा दें। ठीक है, विधायिका भी खत्म करते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। और देखिए एक बार कुछ प्रावधान दिए हुए 1, 2, 3, 4, ठीक है, प्रावधान दिए हुए, मैं प्रावधान को नहीं पढ़ता हूँ, प्रश्न पहले पढ़ लेता हूँ। उपयुक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, गांधीवादी सिद्धांत की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो ये सीधी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत तक पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा राज्य की नीति तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक उदार बौद्धिक सिद्धांत, दूसरा समाजवादी सिद्धांत और तीसरा गांधीवादी सिद्धांत। तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा है गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, अब जो पहला स्टेटमेंट है कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करेगा राज्य, वो क्या है?
वो आपका उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो आप सीधे इसको एलिमिनेट कर दें, अगर पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 2 और 3, यानी ये तीसरा चौथा आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी अगर मैं बात करूं तो क्या बात है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित गांधीवादी विशेषताएं हैं। अच्छा देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि भारतीय संविधान ने जो डीपीएसपी है उसको 3 भागों में नहीं बांटा है। भारतीय संविधान कहीं नहीं कहता है कि ये गांधीवादी डीपीएसपी है, ये समाजवादी डीपीएसपी है, अथवा ये उदार बौद्धिक डीपीएसपी है। ये जो संविधान विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने बताया कि ये विचार गांधीवाद से लिए गए हैं, ये विचार समाजवाद से लिए गए हैं और ये विचार उदार बौद्धिक हैं। ठीक है, तो संविधान ने कहीं ये बात को उल्लेख नहीं किया है, लेकिन विशेषता अगर मैं बात करूं कि संविधान की ये विशेषताएं गांधीवादी विचारधारा को निरूपित करती हैं। ठीक है, विधायिका शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 176 बोलता है कि जब जब इलेक्शन होगा या हर वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल सदन के सदस्यों को क्या करेगा, संबोधन करेगा, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल 176 राज्यपाल को ये कहता है कि वह ऐसा करेगा। दूसरा, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है, उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और इसका करेक्ट आंसर सी है। यानी जब राज्य विधानमंडल के पास कोई विशिष्ट विषय पर नियम नहीं होता है तो राज्यपाल क्या करता है, लोकसभा के नियम को पालन करता है। ठीक है, तो जो राज्य विधानमंडल है वो क्या करता है, लोकसभा के नियमों का पालन करता है। अच्छा, विभिन्न कोचिंग देखेंगे, कोचिंग में आंसर विभिन्न में 1 दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने दूसरे स्टेटमेंट्स को बिल्कुल गलत माना हुआ है, लेकिन मैंने दूसरे स्टेटमेंट को बिल्कुल सही माना था। ठीक है, और यूपीएससी का 2019 में मैं भी एग्जाम दिखा था, मैं भी प्री क्वालिफाइड हूँ, मैंने सही माना था। और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जो 2000 आप देखेंगे यूपीएससी का, देखिए आपके सामने मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर खोल रखा है। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, ये सेट ए, यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षण पुस्तिका सेट ए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर देखिए 2019 सिविल सर्विसेज प्री, और ये यूपीएससी का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट से ओरिजिनल उठाया हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि 53 नंबर क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने ओपन किया हूँ, ये रहा, सॉरी 53 क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे 53 क्वेश्चन है। और इसमें देखिए, इसमें ये दोनों स्टेटमेंट है और सी आंसर मैंने टिक लगाया था। अब देखते हैं एक बार जो यूपीएससी की आंसर की है, आंसर की में देखिए 53 का सी दिया हुआ है। तो विभिन्न कोचिंग ने हालांकि इसका आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा यूपीएससी को ही हमेशा सही मानिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। अच्छा, मान लीजिए आपको ये सब बातें नहीं पता है। ठीक है, मैं अभी मान ले रहा हूं कि पहला स्टेटमेंट आपको नहीं आता है। दूसरा, उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है, मैं ये भी मान ले रहा हूं आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा कि 5 बार संशोधित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट, शब्द लाभ के पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित है। हालांकि अगर आपने थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगा कि लाभ का पद परिभाषित नहीं है, और इसीलिए तो बार बार डिबेट डिस्कशन चलता है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली असेंबली में 21-22 जो उनके सदस्य थे उनको सचिव बना दिया गया था, और उसी की जो उनके विधायक थे उनकी निहरता से रिलेटेड प्रश्न गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस समय फिर से मुद्दा डिबेट में रहा था कि लाभ का पद तो कहीं डिफाइन है नहीं। यानी अगर मैं बात करूं इस बात का, जो तीसरा स्टेटमेंट है कि लाभ का पद भारतीय संविधान में कहीं डिफाइन नहीं है, ये मैं गलत कर दे रहा हूं। तो आप आंसर देखेंगे, तीसरा एलिमिनेट करते ही करेक्ट आंसर आ गया 1 और 2। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि 5 बार लाभ का पद, जो संसद निर्हरता निवारण अधिनियम है, ठीक है, जो लाभ के पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है, वो 5 बार संशोधित किया गया है, और ये पहला दोनों स्टेटमेंट सही है। और जब मैं यूपीएससी दे रहा था तो मैं सही बताता हूं, मुझे ये दोनों बातें बिल्कुल नहीं पता थी। 5 बार संशोधन किया गया था तो बिल्कुल नहीं पता था। हालांकि ये बात मुझे क्लियर पता थी कि लाभ का पद संविधान में जो है परिभाषित नहीं है, और इसी के अनुसार मैंने आंसर सही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन का कथन सही है? तो सीधे देखते हैं, सॉरी कौन सा कथन सही नहीं है ये देखते हैं। तो देखिए सीधी बात है, स्टेटमेंट सी पढ़ता हूं, यही गलत है और यही इसका आंसर होगा। इसको पढ़ के आपको समझा देता हूं सीधे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा काम भी। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, बिल्कुल गलत बात है।
आकस्मिकता निधि आपने पढ़ा होगा, आकस्मिकता निधि से धन राष्ट्रपति की सिफारिश पर निकलता है, ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर निकलता है। और ये सीधे सीधे आप कह सकते हैं जो विनियोजन है इसका, ये कार्यकारी आदेश से होता है, ठीक है, कार्यकारी आदेश से होता है। यानी जो इसके लिए आपको आकस्मिकता निधि से अगर धन निकालना है तो आपको कोई विनियोग यानी विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, यानी बिना विधेयक के काम हो जाएगा, यानी धन विधेयक का आकस्मिकता निधि से कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं और जानकारी अपनी बढ़ा सकते हैं कि धन विधेयक किससे किससे रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन समझते हैं और इसको करते हैं। विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा या कर देंगी। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप विधानसभा के सदस्य ही नहीं हैं तो आप विधानसभा के अध्यक्ष बन ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप अध्यक्ष बने थे, आप उस समय इलेक्ट हुए थे, एक सदस्य के रूप में आप इलेक्ट हुए थे, फिर आपको क्योंकि पता होगा जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, इलेक्शन होता है उनका, ठीक है, अंदर जाके इलेक्शन होता है। जो विधानसभा के सदस्य जो इलेक्टेड गए हैं अपने बीच में से ही अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो जो आपकी सदस्यता खत्म होती है तुरंत आप अपना पद वहां पे रिक्त कर देंगे, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, ये गलत बात है। अध्यक्ष का पद ऐसा होता है विधानसभा का कि वो कभी रिक्त नहीं होता है, जब तक नेक्स्ट विधानसभा चुन के वापस नहीं जाती है उस समय तक जो पुराना अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष बना रहता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है जो कि राज्यपाल चुनता है। विधानसभा के संदर्भ में प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल नियुक्त करता है, सामान्यतः जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो ये सब बातें होती हैं, ठीक है। तो विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान में रखें। अगला करते हैं, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। यानी एक समिति है संविधान में, कुछ नहीं, सीधी बात ऐसे याद कर लीजिए, एक समिति है संविधान की, जो संसद की, जो ये बात बताती है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर दी गई हैं, जैसे आपको पता होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं तो क्या होता है, संसद विधि बनाती है, संसद विधि बनाती है, ठीक है। जैसे अगर बात करें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एक विधि है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, लेकिन इस विधि में क्या होता है कि हर डिटेलिंग नहीं कर पाते हैं। संसद के पास, हमारे पास लिमिटेड पावर होती है, संसद के पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, विशेषज्ञता भी लिमिटेड होती है। तो उस विधि में क्या होता है, इस विधि को बहुत डिटेलिंग नहीं हो पाती है और इस विधि के लिए नियम बनाने की शक्ति क्या होता है, जनरली कार्यपालिका को सौंप दी जाती है कि कार्यपालिका इस विधि के अनुसार नियम बनाएगी। और आप देखेंगे पशु क्रूरता निवारण नियम बने होते हैं, ढेर सारे नियम बने होते हैं विभिन्न विधि के अंतर्गत, और वो नियम उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यायोजित विधायन, उसी बात को बोलते हैं हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कमेटी संसद में बनी होती है कि देखभाल करती है कि जितनी पावर दी गई है उसी के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, उसको बोलते हैं हम अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चौथा प्रश्न करते हैं, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, बिल्कुल गलत बात है, सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। मान लीजिए मुझे ये ऑप्शन नहीं पता है, अभी मैं मान ले रहा हूँ कि मुझे ऑप्शन नहीं पता है, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन मैं बता दे रहा हूं कि पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, सीपीआई था सबसे बड़ा दल। थर्ड ऑप्शन भी पढ़िए, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। और आपको पता होगा इस बात को लेकर काफी विवाद हो रहा था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता किसको दी जाए, राहुल गांधी को दी जाए कि नहीं दी जाए, ठीक है, जो खड़गे साहब थे उनको दी जाए कि नहीं दी जाए, कांग्रेस को दी जाए कि नहीं दी जाए। उसी समय ये बात बहुत चर्चा में रही थी कि 10% मिनिमम सदस्य चाहिए। अगर आपके पास 10% सदस्य हैं लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का तो आपको नेता प्रतिपक्ष की सीट मिलेगी। और कुल सदस्य संख्या 550 का अगर मैं 10% करूं तो ये होता है 55, यानी ये 75 सदस्य होना गलत बात है। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट करता हूं मैं, और तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आंसर बी बिल्कुल सही, यानी जो दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता 1969 में दी गई थी, ये बिल्कुल सही बात है,
ठीक है। और विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ये अपने आप गलत हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा राजनीतिक दल थी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमारे पास करीब 15-20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो एक काम करते हैं, हम आज के डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 के आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लगातार बोलते बोलते मेरा भी मुंह दर्द हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि आपके व्यूज़ कैसे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कैसा डिस्कशन चाहते हैं, क्या और डिटेल में डिस्कशन किया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अगर और डिटेल में डिस्कशन करने बैठा जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, और यूपीएससी से पहले फिर तो खत्म होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको समाप्त किया जाएगा। एटलीस्ट एक बार क्वेश्चंस आपके सामने कर दिए जाएंगे ताकि आप लोग को रिवीजन में आसानी हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।